नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आरवी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हमने पॉलिटी में राष्ट्रपति तक पढ़ लिया था, आर्टिकल 72 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल आता है इसका 74। 74 में आता है भाई मंत्रिपरिषद। चलिए आज जानते हैं मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, क्या होता है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति की सलाह या सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। उसे सलाह देने के लिए, उसे कार्य करवाने के लिए, जो वो कार्य कर रहा हो उस पर सोच विचार करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 74। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, नोट डाउन पॉइंट हैं, देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसका प्रधान होता है, मतलब उसका मुखिया यही होता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों, दोस्तों कृत्यों का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। कार्य का प्रयोग करने के लिए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वो भी जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग करता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी सलाह उन्हें मंत्रिपरिषद देती है। दूसरा क्या कहता है? जब वो सलाह देते हैं, जब वो सलाह दें या वहाँ पे कोई बातचीत चले, कोई सीक्रेट बात है, तो इसका जो सवाल जवाब है वो आप पूछ नहीं सकते हैं। मतलब वो चीज़ किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। मतलब कौन सी सलाह दी, क्या बात कही, किसने क्या बोला, कौन सी है, बहुत सारी बातें, ये चीज़ें न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती हैं। मतलब कोई पूछ नहीं सकता कि आपको सलाह कैसी मिली है, या क्या बातें हुई हैं बैठ के, या किस बारे में बात हुई हैं। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक सीक्रेट तौर पे रहती हैं। इनका कोई भी संबंध, कोई भी या कोई भी जानकारी हो, ना तो न्यायालय पूछ सकती है, ना कानून, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। चलिए, आर्टिकल 75 क्या कहता है? मंत्रियों के बारे में अब उपबंध, मतलब जो मंत्रिपरिषद है, अब उनके बारे में जानेंगे। भाई 75 मंत्रिपरिषद का निर्वाचन कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होती है, कैसे बनते हैं, कौन नियुक्त करता है, अब वो जानेंगे। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, नियुक्ति का मतलब ये होता है कि चुने तो जनता के द्वारा ही जाते हैं, चुने तो जनता के द्वारा ही जाते हैं। और जब जनता चुनती है, जो इनकी पद पर शपथ दिलवाई जाती, मतलब शपथ तो इन्हें वो नहीं दिलवाते हैं। जैसे कि जब वो बैठेंगे तो किसके अधीन रहेंगे? प्रेसिडेंट के अधीन। तो नियुक्ति वही करेंगे। ठीक है ना। और अन्य जो मंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद होता है, अन्य मंत्री जो होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन कब? एक लिस्ट जारी करेंगे प्रधानमंत्री जी कि हाँ मेरे को ये मंत्री चाहिए, ये मंत्री चाहिए, ये मंत्री चाहिए। तो करता तो नियुक्ति राष्ट्रपति है, लेकिन किसके सलाह अनुसार? प्रधानमंत्री के सलाह अनुसार। प्रधानमंत्री जब सलाह देता है कि हमें ये मंत्री चाहिए या ये चीज़ चाहिए, समझ गए ना, तो उसके बाद जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करी जाती है। प्रधानमंत्री एक लिस्ट बनाते हैं, जो उनके भाई अपने लोग हैं या योग्य लोग हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट प्रधानमंत्री तैयार करता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, फिर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी में एक और पॉइंट है, मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या होती है, कुल संख्या वो कितनी होती है? 15%। कितनी? 15%। 15% होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोकसभा में 500 सीटें हैं, इसका अगर 15% की बात करी जाए तो कितने हो गए? कितने हो गए? 75 हुए ना 15%, क्योंकि 10% 50 और 5% 25, मतलब 75 लोग जो होंगे। एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 500 अगर सीटें हुई तो जो मंत्रिपरिषद की जो होगी, मंत्रिपरिषद की संख्या होगी वो कितनी होगी? 75। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये भी भाई रूल हैं। मतलब अगर मंत्री हमारे बनेंगे
तो 15% से ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब ऐसी अगर बात की जाए, इनका एक कोरम और होता है। जब कोरम बैठते हैं, अब कोरम की सीधी सी बात है, अगर कोरम बैठा लेंगे तो 1/10 ही हों केवल, बस। अगर अभी तो 550 से मतलब 530 की सीटों के अनुसार मैं मान लेता हूँ 55 लोग हों तो कोरम स्टार्ट हो जाती है, कोरम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य, मतलब कि सदन का मतलब या तो लोकसभा को या राज्यसभा को हो, तो कोई भी सदन का कोई भी सदस्य जो 10वीं अनुसूची के दूसरे पार्ट में, उसका जो पैरा दूसरा है, अब दूसरा पैरा क्या होता है, मतलब एक तो दल बदल होता है 10वीं अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में ही है। उसके दूसरे पैरा में कि अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निहित हो, क्या हो, निहित हो, अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, मतलब जब से उसने मंत्री पद धारण किया है, जिस डेट से किया है, उससे जब उसका पद समाप्त होगा, जैसे कि 5 साल बाद, राज्यसभा में तो 6 साल बाद, जब तक उसकी डेट आएगी तब की बात कर रहे हैं, वह ऐसी अवधि समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है। जब उसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही वो दोबारा निर्वाचन के लिए योग्य होगा, या तो लोकसभा के लिए फिर राज्यसभा के लिए। उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतः हो उसकी अवधि के दौरान खंड का के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निहित होगा। दोस्तों, जब तक वो अपना समय पूर्ण नहीं कर लेता है, उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता, तब तक वो चुनाव तो लड़ नहीं सकता। और मंत्रिपरिषद के लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो करें, उनके बाद प्रधानमंत्री के अनुसार जिन्हें वो चाहेंगे वो बनाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अब जैसे कि मंत्री में, जैसे ही मैंने बताया 75 मंत्री जो हैं, निर्वाचित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और पता चले कि सलाह तुम उल्टी सीधी देने लगे, या फिर तुम्हें पसंद ही ना आ रहे हैं, या फिर राष्ट्रपति को पसंद ही ना है तुम्हारी सलाह, तो राष्ट्रपति सीधा तुम्हें बाहर। क्योंकि जब तक उसकी इच्छा होगी, जब तक उसकी राष्ट्रपति की इच्छा होगी, आप मंत्री तभी तक रह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर उसका मन हुआ तो आपको रखेगा, मन नहीं हुआ तो आपको हटा देगा पद से अपने। ठीक। तीसरा पॉइंट भाई, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भाई जो मंत्रिपरिषद बनेगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कैसा, मतलब जो लोकसभा, सीधी सी बात है, समाज से जुड़ा हुआ जो सदन है, जो समाज के बीच से निकला हुआ सदन है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्या करना है, कैसा करना है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, जो भी हो तो कौन करेगा, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों एक बात और बताऊं, अगर लोकसभा भंग की जाती है, और लोकसभा भंग कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकसभा अगर भंग करे, उनके मंत्री को हटाएगा, तो प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। क्योंकि उसी के अनुसार, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा तो भंग होती नहीं, वो स्थायी है, वो स्थायी है, और लोकसभा अस्थायी है, क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। चलिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रूफ, मतलब कि हम कह सकते हैं दिए गए प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट्स या उनकी योग्यता के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, शपथ दिलाएगा। अब जब मंत्री पद अपना पद धारण करेंगे, जब अपना पद ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें एक शपथ दिलवाता है, और वो शपथ गोपनीय तरीका से होती है। जैसे कि गोपनीयता का मतलब कि आज के बाद मतलब जो अपनी सलाह होंगी आउट नहीं करोगे, ऐसे कुछ होता होगा। और भाई सीधी सी बात है, जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जब उन्हें सलाह देने के लिए जब बैठते हैं, तो पहली बात उनके
क्या बातें चली हैं क्या नहीं चली हैं, ये सब गोपनीय चीज़ होती हैं, सारी चीज़ें गोपनीय होती हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ तुम्हें शपथ नहीं देने में, तुम बाहर जाके इधर इधर बोल दिए, बाहर जाके बता दिए मंत्री साहब ने कि हाँ ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, या लोकसभा या समाज के लिए ऐसी बातें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें गोपनीय होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट 5 की। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक, कितने महीने तक, 6 माह तक किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अब मंत्री जी बन गए, अब सोचे अब तो मंत्री हैं ही, तो ना सदन में जाना है, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में। अगर 6 महीने से ज़्यादा आपने छुट्टी कर ली, 6 महीने से ज़्यादा आपने अगर छुट्टी कर ली, तो आप मंत्री नहीं माने जाएंगे, मतलब पद आपका छीन लिया जाएगा। ये रूल होते हैं, अगर मंत्री हो तो आपको जाना पड़ेगा, 6 माह से ज़्यादा आप छुट्टी नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता भाई, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करें, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। यही अनुसूची पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। तो होता क्या है कि इनकी जो सैलरी होती है, जो वेतन भत्ते होते हैं, वो कौन तय करता है? संसद। कौन करता है? संसद तय करती है कि कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, भाई किस लेवल पे काम है, कौन से वर्ग का काम है, या कैसा काम है। तो ऐसे काम में उनकी जो वेतन भत्ते होते हैं वो कौन तय करता है? संसद तय करती है। चलिए अब आते हैं भाई भारत का महान्यायवादी। दोस्तों भारत का महान्यायवादी का सीधी सी बात है सरकार का वकील। ये सरकार का वकील होता है। जब बात सरकार की हो तो जो सवाल जवाब होते हैं वो यही महाशय करते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 76। चलिए पहला पॉइंट क्या है भाई? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। सबसे पहली कंडीशन, उसके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता कौन सी होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रखने की जिसमें योग्यता हो, राष्ट्रपति उसे ये मनोनीत करता है। क्यों? निर्वाचन तो उनका होता नहीं है, तो राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसी सलाह कुछ विषय हैं जो विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कार्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। इनका सीधा काम होता है जो विधि कानून, मतलब जैसे कि अपने जो विधि सहायता होती है, जो भी कानून होते हैं उनके बारे में जो चर्चा होती है कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी सलाह कौन देता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, कानूनी सलाह, कि सरकार के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपनी सरकार के लिए क्या बेहतर है ऐसी। लेकिन हाँ आप वो मत समझना कि हाँ बात तो लोकसभा वाली करते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानूनी सलाह देते हैं। सिर्फ और सिर्फ कानूनी सलाह के लिए अपने महान्यायवादी जाने जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अब भाई सबसे पहली बात देखिए, एक वकील साहब होते हैं, उन्हें न्यायालय में लड़ने की अनुमति होती है, लाइसेंस होता है उनके पास। कोई सेंशन कोर्ट में होता, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में। अब सोचो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रखने की योग्यता रखता हूँ, तो वो अपने राज्य क्षेत्र में या फिर भारत के कोई से भी न्यायालय में वो सुनवाई कर सकता है, अपनी बात वो रख सकता है, या पर्सनली अपनी बात कोई कह सकता है। ये उसका पावर है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त
करेगा जो राष्ट्रपति के अवधारित करें। सीधी सी बात है, मतलब राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है इनकी। कब तक? जब तक राष्ट्रपति की ठनके ना खोपड़ी। जो राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो महान्यायवादी रखेगा, नहीं मन हुआ हटा देगा। इनका कोई समय नहीं होता, जैसे कि राज्यसभा में 5 साल, राज्यसभा में 5 साल और राज्यसभा में 6 साल। ऐसा इनका कोई सिस्टम नहीं। इनकी कोई पद धारण करने की ना तो कोई अवधि है ना कार्यकाल है। हो सकता है कि हमारे राष्ट्रपति 5 साल जो रहे, अभी कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद जी थे, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये उनके हिसाब से चलते हैं। हो सकता है 10 साल भी रह जाएं, हो सकता है 1 साल भी ना टेका, हो सकता है कि 10 दिन में ही बाहर निकाल दिए जाएं। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा के अनुसार है। अगर उनकी इच्छा होगी तो आप महान्यायवादी रहेंगे, नहीं तो बाहर। चलिए अब सरकारी कार्य का संचालन देखते हैं। भाई सरकारी काम कैसे चलते हैं, उनका कार्य कैसे संचालन होता है। चलो, आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अब भारत सरकार के क्या कार्य होते हैं, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? भारत सरकार की समस्त कार्यवाही, समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। कार्यपालिका जितने भी काम होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं, जितने भी काम होते हों, वो किसके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। करते प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री भी करते हैं, कुछ भी कोई भी करें, लेकिन नाम किसका चलेगा? राष्ट्रपति का। जैसे कि लोकसभा में कोई विधेयक बना, विधेयक पारित हुआ, कोई कानून बना, भाई विधेयक कानून तो बाद में बनते हैं, सबसे पहले विधेयक बनता है। अब विधेयक पारित हुआ, लोकसभा के साइन हो गए, राज्यसभा के साइन हो गए, लेकिन अभी तक वो कानून नहीं बना। क्यों? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते, तब तक वो कानून नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ष में 2 बार बैठक, संयुक्त बैठक जरूरी होती हैं। जैसे संयुक्त बैठक अभी हो गई, उसके बाद वो अब 6 महीने बाद हो गई, तो उस वक्त क्या होता है? राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार या अपने विवेक से जो भी राज्य के लिए कानून बनाता है या जो भी काम करता है, वो स्वयं कर सकता है बिना किसी से पूछे। और वो कब तक लागू रहती है दोस्तों? जब तक दोबारा बैठक ना हो जाए। जब तक दोबारा बैठक नहीं होगी, वो कानून लागू रहता है। फिर उस पर विचार किया जाता है, दोनों सदन बैठ के विचार करते हैं। अगर ठीक लगा तो वही चीज़ लागू हो जाती है, नहीं लगा तो फिर उसमें संशोधन किया जाता है या फिर उसे हटा के वो कार्य लोकसभा के प्रति सौंप दिया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा में लोकसभा ही काम नहीं, ऐसे ही बात है। राज्यसभा के जब कानून की बात आती है, राज्यसभा के कोई बारे में बात आती है, तो उनके जो कानून होते हैं वो राज्यसभा बनाती है। अब जैसे कि राज्यसभा किसी में चाहे तो एक विशेष कानून तैयार कर देती है किसी विशेष राज्य के लिए, और वो कब तक लागू रहता है? 1 वर्ष। लेकिन हाँ, राज्यसभा को पता चले कि 1 साल में काम नहीं हो पाएगा, समय 1 वर्ष ही होता है, तो रिन्यूअल करके फिर 1 साल कर देती है वो। ये उसके पास पावर होती हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों को अन्य लिखतों में ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट की जाएं, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत, मतलब कि जो भी उनके कार्य किए जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे, वो ऐसे होंगे जो उनके नियमानुसार होंगे, उनके द्वारा होंगे, उनकी इच्छानुसार होंगे, वो उनसे सहमत होंगे, उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उस पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी, और वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। मतलब कि जैसे मैंने बोला ना, स्वेच्छानुसार अगर कोई नियम बना दे या कुछ भी कर दे तो उस पर सवाल जवाब नहीं कर सकते आप कि ऐसा क्यों किया गया। जो राष्ट्रपति कहेगा वो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मतलब राष्ट्रपति किसको क्या काम करना है मंत्रियों में, कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, तुम ये वाला काम देख लो, तुम ऐसा करो, घर के कैबिनेट वाला देख लो, तुम ऐसा है वो देख लो,
तो ऐसी चीज़ें ना आवंटित होती हैं। जैसे कि मंत्री होते हैं तो अपने अपने क्षेत्र के होते हैं, एक अलग अलग विभाग के होते हैं, जैसे कि आबकारी विभाग हो गया। ऐसे विभाग जो होते हैं तो इनका जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति इन्हें देता है, उन्हें बांटता है कि हाँ तुम्हें ये है, तुम्हें ये है, तुम्हारा ये है। तो ऐसी ही चीज़ें जो भी काम होगा, जो भी कार्य होगा, या तो लोकसभा करे या राज्यसभा करे, कोई भी हो, तो पहली बात तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। कार्यपालिका के सारे कार्य कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। और दूसरी बात, जो मंत्रिपरिषद होगा, जो मंत्रियों का गठन होगा, जो मंत्री उन्हें मनोनीत करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, उन्हें जो कार्य का आवंटन होता है, जो विभागीय आवंटन होता है, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। जो भारत सरकार का कार्य जो होता है, जो भी कार्य हो, कानून से लेकर कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं। चलिए अब देखिए 78 क्या कहती है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इनके देखो, राष्ट्रपति को जो भी काम होगा, जो भी सलाह होगी, जो भी काम के लिए एक सलाह दी जाएगी, वो किस में है वर्णित? 78 में। वैसे तो प्रधानमंत्री जी कह भी सकते हैं, लेकिन हाँ, जब विधेयक पारित हो और राष्ट्रपति जी बैठे हों, जब उनके पास विधेयक जाता है और ऐसे करके उठा के टेबल पे रख दें, ऐसे करके टेबल पे अगर विधेयक रख दें, तो मजाल है कोई उनसे पूछ ले कि हाँ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या फिर सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे। ये पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती, ये पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। अगर उसकी इच्छा होगी तो कर देगा, अगर नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेगा। ये होती है पावर। संसद में बैठे हुए जब तक अगर राष्ट्रपति जी ने कोई भी विधेयक लिया या टेबल पे छोड़ दिया या फिर रख लिया या फिर वापस कर दिया, तो जब वापस करते हैं तो होता है पुनर्विचार, मतलब उन्हें ठीक नहीं लगा या तो कोई कमी है तो फिर उसमें संशोधित होगा। लेकिन शर्त है, संशोधित होने के बाद अगर वापस आ गया, संशोधित होने के बाद अगर वापस आ गया तो फिर वो लागू भी करना पड़ता है, वो लागू करना पड़ता है। अब रही बात, ना तो उस पर सिग्नेचर किए ना कुछ किए, अगर ऐसे ही रख दिया तो कोई सवाल जवाब नहीं होता उनसे। उनका जो भी कार्य होगा, जो करने के लिए कार्य होगा, वो सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह कौन देते हैं? प्रधानमंत्री। तो यही सब आज का था। कल हम पढ़ेंगे एक नई क्लास में बढ़िया तरीके से। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।